अच्छा, एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की पार्टी आप कह रहे हैं कि ये जातिवादी पार्टी, जातिवाद पार्टी है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी तो हिंदूवादी पार्टी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब हिंदू को, भाजपा को नहीं बदनाम कर रहे हैं आप, एमआईएम को टारगेट में कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, भाजपा को भी कह रहा हूँ। एक यूट्यूबर के ऊपर एफआईआर भी करवाया गया उनके द्वारा, जबकि वो ऑडियो क्लिप किसी और ने बनाया था। ठीक है, उसने अपने चैनल पे चलाया, ये उसकी गलती थी। अगर वो चाहते तो अपनी दरिया दिली, बड़े दिल को दिखाते हुए बुला के उस लड़के को समझाया भी जा सकता था, ना कि उसके ऊपर एफआईआर किया जा सकता था। आज आप आपस में ही दो एमएलए, एक पूर्व के एक प्रेजेंट के, लड़ रहे हैं, दोनों की गठबंधन की सरकार है। पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा इसका? विधायक और अपने ही मामले को अपने से सुलझा नहीं पाते हैं और उसको पुलिस के हवाले इस मामले को कर देते हैं, ये कहाँ तक सही है? इसको शायद सस्ता पब्लिक सिटी स्टंट कर सकते हैं। सांसद जी के बारे में, किशनगंज जिला के पिछले यानी कि बरसात के महीने में जलाल शख्स के साथ जो बात हुई थी और वो वीडियो इतना ज्यादा मतलब चला था, वायरल हुआ था कि शायद पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान उस ऑडियो को सुना था और सांसद जी के बारे में जाना था लोग। ऐसे में अगर सांसद जी उस समय चाहते तो जलाल पर भी एफआईआर कर सकते थे, उनको भी जेल भेज सकते थे, लेकिन सांसद जी ने ऐसा नहीं किया था। बड़े लोगों की पहचान कहाँ होती है कि आप अपने से छोटों को दरकिनार मतलब माफ करते हुए चले। क्या लग रहा है आपको, ओवैसी साहब के 5 विधायक यहाँ से जीते और 4 भाग गए, कमी कहाँ आपको नजर आई कि भाग गए लोग? देखिए, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि एकता में बल होती है। कहीं ना कहीं उन 4 विधायकों को ये लगा कि वो अपने बात को रख नहीं पा रहे थे। अब 6 महीना से क्या कर लिए? हाँ? आरजेडी में जाने के बाद क्या कर लिए? वही लड़ाई झगड़ा कर तो रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं, सब पूरा सीमांचल, पूरा बिहार देख रहा है। सब्र रखिए, क्या क्या किया उन्होंने? सब्र रखिए। बच्चा पैदा होते हुए दौड़ने नहीं लगता है। हम्म, बच्चा पैदा होने के बाद दौड़ने नहीं लगता, कुछ तो समय लगेगा। जय हिंद, मैं मोहम्मद असरारुल हक सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे 2024 यानी पार्लियामेंट्री चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। वैसे हम आज यहाँ पर हमारे पास एक समाज सेवी है, शहंशाह आलम भाई हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि 2024 यानी आने वाला जो पार्लियामेंट्री चुनाव होगा तो बिहार में, खास करके सीमांचल में, बिहार के सीमांचल में किसका राज चलेगा, कौन उम्मीदवार होंगे जिसको लोग चाहेंगे, और खास करके सीमांचल के किशनगंज जिले की हम बात ज्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो चारों विधायक आरजेडी गठबंधन का है और एमपी के बारे में अगर बात कर लें तो एमपी भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ही है। यानी कि कहीं ना कहीं किशनगंज जिले में कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना या आरजेडी महागठबंधन को यहां से निकालना बहुत बड़ा मुश्किल यहां पर दूसरी पार्टियों के लिए हो सकता है। ऐसे में हम चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किशनगंज जिले में क्या होने वाला है। चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस चैनल द असरारुल में। शुक्रिया असरार भाई जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि 2024 लोकसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, ऐसे में आप लोगों का मूड क्या रहेगा? कांग्रेसी सही है या कोई अलग चाहिए? कि कांग्रेसी सही से मतलब नहीं है इस बार, चूंकि फेस जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। ठीक है, और कांग्रेसी या कोई भी सीमांचल को तो हमेशा छला ही गया है। जैसे आज भाजपा कहती है कि भाई हमारे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ से हमारा एमपी रहा, तो 1999 में शहीद शाहनवाज हुसैन जी किशनगंज से मंत्री जो है एमपी रहे और भाजपा की सरकार भी रही कैबिनेट में, और काफ़ी सारा मंत्रालय भी मिला शाहनवाज हुसैन जी को, और इतना मंत्रालय मिला कि उनको काम करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा। ठीक है, अभी हमारे डॉक्टर आज़ाद साहब हैं, जावेद आज़ाद साहब, और 2024 में चूँकि इस बार जदयू गठबंधन है, आरजेडी जदयू कांग्रेस गठबंधन है, तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। चलिए, आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बारे में जब आपने बात निकाल लिया, हालांकि बात तो हम बहुत सारा करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपसे ये भी सवाल करना चाहेंगे कि भले ही अभी आरजेडी और जेडीयू में गठबंधन है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, पार्टी पार्टी में ही गठबंधन है या पार्टियों के नेताओं में भी कोई गठबंधन यहाँ पर बना है? नहीं, नेताओं में गठबंधन नहीं, इसका तो जीता जागता उदाहरण लगभग किशनगंज के, खास करके हमारे कोचा धामन के,
लोग, हम और आप सब जान रहे हैं कि पार्टी गठबंधन तो है, नेता गठबंधन नहीं है। अच्छा, क्यों इस तरह से? जैसे इजहार एसपी साहब वहाँ से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, और हाल फिलहाल में वो सचेतक भी रहे हैं, बन चुके हैं पार्टी के दल के। लेकिन सचेतक बनने के बाद जैसे ही वो क्षेत्र में आए और बरबट्टा में एक आम सभा करके डायरेक्ट इस तरह से अपने रिश्तेदारों को, अपने वोटर्स को, समर्थकों को धमकाना कि तुम अगर रहना चाहते हो बरबट्टा में तो होशियार होकर रहो, अपनी औकात में रहो, तुम्हारी जुबान काट के कुत्तों को खिला दिया जाएगा। एक विधायक, एक माननीय है और सचेतक भी पार्टी दल का, और ऐसे में उनकी जुबान से इस तरह का भाषा निकलना या प्रयोग करना, ये कहाँ तक अब सही लग रहा है आपको, या देख रहे हैं आप? देखिए, आप जब किसी पद पे होते हैं तो उस पद की गरिमा को बरकरार रखना भी आपका दायित्व है। और चूंकि आपको चुन के पब्लिक ने भेजा, भले आप एमआईएम से गए थे, आज आप आरजेडी में हैं और जदयू गठबंधन में बिहार में सरकार भी आपकी चल रही है, तो अपने ही लोगों को या किसी को भी इस तरह का जो भाषा उन्होंने प्रयोग किया, ये एक नेता को शोभा नहीं देती, पहली चीज़। और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे भी छुपी हुई नहीं है, जनता से भी छुपी हुई नहीं है। एक यूट्यूबर के ऊपर एफआईआर भी करवाया गया उनके द्वारा, जबकि वो ऑडियो क्लिप किसी और ने बनाया था, ठीक है, उसने अपने चैनल पे चलाया, ये उसकी गलती थी। अगर वो चाहते तो अपनी दरिया दिली, बड़े दिल को दिखाते हुए बुला के उस लड़के को समझाया भी जा सकता था, ना कि उसके ऊपर एफआईआर किया जा सकता था। आज आप आपस में ही दो एमएलए, एक पूर्व के एक प्रेजेंट के, लड़ रहे हैं, दोनों की गठबंधन की सरकार है, पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा इसका? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये किसी पार्टी से नहीं है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, किसी पार्टी से इनका वास्ता नहीं है। ये एक समाज सेवी है और राजनीतिक में अच्छा खासा ये इंटरेस्ट भी लेते हैं। किसी पार्टी से इसका ताल्लुक या जुड़ाव नहीं है। ऐसे में हम ये भी कहना चाहेंगे कि एक विधायक और एक यूट्यूबर के ऊपर एफआईआर कर देना, हालांकि ये उनका पर्सनली मामला था, हालांकि किसी और ने, तीसरा पार्टी ये जो है इस ऑडियो को बनाकर, फर्स्ट पार्टी ने बनाया, हाँ, फर्स्ट पार्टी ने बनाकर इसके, इस यूट्यूबर ने वायरल ऑडियो को इसने अपने चैनल यूट्यूबर ने किया था। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि एक विधायक और अपने ही मामले को अपने से सुलझा नहीं पाते हैं और उसको पुलिस के हवाले इस मामले को कर देते हैं, ये कहाँ तक सही है? इसको शायद सस्ता पब्लिसिटी स्टंट कर सकते हैं। अच्छा, ऑडियो तो पहले भी वायरल हुआ था, किसने किया ये भी आप जान रहे हैं, मगर एफआईआर इसके ऊपर ही क्यों? समझ में मुझे नहीं आ रहा है। सांसद जी के बारे में, किशनगंज जिला के पिछले यानी कि बरसात के महीने में जलाल शख्स के साथ जो बात हुई थी और वो वीडियो इतना ज़्यादा मतलब चला था, वायरल हुआ था कि शायद पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान उस ऑडियो को सुना था और सांसद जी के बारे में जाना था लोग। ऐसे में अगर सांसद जी उस समय चाहते तो जलाल पर भी एफआईआर कर सकते थे, उनको भी जेल भेज सकते थे, लेकिन सांसद जी ने ऐसा नहीं किया था। बड़े लोगों की पहचान कहाँ होती है कि आप अपने से छोटों को दरकिनार मतलब माफ करते हुए चले। जी भाई, आपसे छोटे हैं, आप एक के नेता नहीं हैं, आप लाखों ने आपको चुन के ये किया है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के लेना पड़ता है। अगर उस टाइम में एमपी महोदय अगर चाहते तो जलाल को बहुत कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने अपनी दरिया दिली दिखाई। ठीक है, उन्होंने शायद उनका स्टेटमेंट भी आया था कि चलो ये उनका सोच है, ये उनका सोच है। तो भाई 1 लाख लोग जहाँ पे, तो हर कोई तो आपसे मतलब खुश तो नहीं होगा। और चूंकि वो ऑडियो भी उस कार्यकर्ता का है मेरे हिसाब से, जो एमआईएम का ही कार्यकर्ता था। अच्छा जी, जो उसके लिए काम किया था और कहीं ना कहीं उसको चोट लगी जब वो पार्टी को छोड़ के गए, तो उसने वो ऑडियो बनाया है, बातचीत की क्लिप है वो मोबाइल पे, उसको उसने वायरल किया। तो यही। चलिए, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी चल रहा है, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम और वर्तमान के विधायक आरजेडी के, हालांकि आरजेडी में अभी आरजेडी के विधायक कहा जा सकता है उसको, या कहना पड़ेगा, वो तो वैसे एक होता नहीं है सौतेला बेटा, वो तो बाप होता तो अपना है, लेकिन सौतेला बेटा तो दोनों एक ही होता है। गोद लिया हुआ बेटा। अच्छा, गोद लिया हुआ बेटा, गोद लिया हुआ। अच्छा। सौतेला में भी कहीं ना कहीं कुछ ये होता है, एक होता है गोद लिया हुआ, अडॉप्ट किया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये अडॉप्ट। चलिए, अब हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के, हालांकि बीच में ये सवाल आ गया था, इसीलिए हम लोग 2-3 मिनट दायां बायां बात कर लिए। अब आते हैं चुनाव में। मास्टर मुजाहिद साहब जो है वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं खुलेआम कि हमको चुनाव लड़ना है।
वर्तमान ये सीटिंग एमपी साहब जावेद साहब, डॉक्टर जावेद साहब, वो तो है ही। अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम पार्टी के वो हैं ही, वो भी चुनाव लड़ेंगे ही। और जेडीयू बीजेपी की बात अगर रह गई तो, क्योंकि पिछले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था एनडीए का, अब की बार तो नहीं है। ऐसे में बीजेपी का भी एक चेहरा होगा, ऐसे में बीजेपी का भी एक चेहरा होगा। तो आपको क्या लग रहा है मास्टर मुजाहिद के चुनाव लड़ जाने से किसको फायदा हो सकता है? पहले तो बात है कि गठबंधन रहती है लोकसभा में या टूटती है, ठीक है, टूटती है तो मास्टर मुजाहिद साहब अगर है तो किशनगंज से एक और कद्दावर नेता और भी जिसको आप भूल रहे हैं, अच्छा, जो जदयू के ही है, अच्छा, पूर्व के वो जदयू के ही है, अच्छा जी जी, ठीक है, तो आप उनको भूल रहे हैं कहीं ना अच्छा कहीं, अच्छा जी, वो पूर्व मंत्री जी हैं जी ठीक है। जी, और भी एक चेहरा है जिसको आप भूल रहे हैं, अच्छा जो कांग्रेस के भी पूर्व हैं, अच्छा अच्छा हमारे तौसीफ भाई, जी, तो तौसीफ जी, ठीक है। अच्छा, क्या तौसीफ जी के बारे में आप बता रहे हैं? क्या मतलब तौसीफ जी भी आ सकते हैं क्या ऐसे में? क्यों नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? टिकट अगर नहीं मिला तो इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस चाहते हैं आप? उनके, हम ही नहीं, ये आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हैं? अच्छा, आप सर्वे कर लीजिए किशनगंज का, आप सर्वे कीजिए, पब्लिक क्या चाहती है, आप सर्वे कीजिए। इसका मतलब आप एक बहुत बड़ी चुनौती आप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, क्या कि टिकट देने से पहले इस बार सर्वे कीजिए आप? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को इस बार तो चाहिए चाहिए कि मतलब कद और इसको पोस्ट को देखते हुए ना कुछ करे और अपने गलतियों से सीख ले, सर्वे भेजे, इलेक्शन से बिफोर सर्वे करे, पब्लिक क्या चाहती है, कौन उस लायक है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ का पब्लिक जो है वो नेता से बहुत सारी उम्मीद रखता है, वो जान रहा है कि घर का चूल्हा नहीं जलेगा, मगर फिर भी एक छोटी सी समस्या हो तो वो चाहता है कि मेरा नेता इसमें इन्वॉल्व हो, हम उससे रूबरू मिल सके, रूबरू बात कर सके आमने सामने। तो ये सब क्वालिटी तौसीफ भाई के अंदर है, जावेद में नहीं है। कितने टाइम आपने देखा पब्लिक के बीच, कितने टाइम? सही सही बात है। दुर्घटना छोड़ के अदरवाइज कितने टाइम आपने देखा है? बरसात में बाढ़ आएंगी तो सबसे लास्ट में आएंगे, जब सारे नेता चले जाएंगे उसके बाद आएंगे। मस्जिदें गिर रही हैं, स्कूल गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है जी। अच्छा, अब एक बात बताइए, बहुत बड़ी बात आपने ये कहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को टिकट देने से पहले सोचना होगा या सर्वे करना होगा कि कौन लायक है जो सीट निकाल सकता है, सीट निकाल सकता है। चलिए हम बात करेंगे कि यहाँ पर चारों नेता आरजेडी महागठबंधन से है, यहाँ पर एमपी भी कांग्रेस से है, लेकिन कोई किसी के खेत में तो हल जोत देता नहीं है, कोई किसी को एक रुपया देता नहीं है कि तुम जाके शाम को चूल्हा जलाओ। लेकिन जब एक बहुत बड़ा मुद्दा है एएमयू का मुद्दा किशनगंज में, इतने नेता सब मिलकर भी एक एएमयू फंड को रिलीज नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे में इन सब नेताओं को क्या वोट देना चाहिए? ये लोग, ये सब नेता वोट के लायक हकदार हैं कि? असरारुल भाई, आपको एक चीज़ कहूँगा, हमारे पब्लिक की भी गलती है। हम क्यों सब चीज़ उम्मीद कर लेते हैं कि आज चोरी हुई तो चोर को थाना ही, पुलिस ही प्रशासन ही पकड़ेगा, कोई फंड नहीं मिला तो नेता ही करेगा, अदर समस्या हुआ तो पत्रकार ही करेगा। आज किसी स्कूल में मिड डे मील नहीं बनता है अगर, तो वो पत्रकार को बुलाता है। भाई आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनके अभिभावक है, आप जब स्कूल में खड़े होंगे 100% मिड डे मील बनेगा, 100% टीचर आएंगे, 100% पढ़ाई होगी। आज एमयू का अगर मामला है तो सिर्फ ये 4 नेता या 8 नेता, ये 10 नेता, दिलीप जायसवाल जी भाजपा से हैं, उन्होंने भी प्रयास किया। आज अगर पब्लिक जब खड़ी हो जाए एक बार, तो पब्लिक से बड़ी पहाड़ कोई नहीं होती है, सब कुछ होगा। आप सिर्फ क्यों उम्मीद रखते कि नेता ही करेगा? चलिए, बिहार में सभी सीटें बीजेपी के पास है, तो किशनगंज की सीट भी चली जाएगी तो क्या नुकसान हो जाएगा? कहाँ मैं कह रहा हूँ कि नुकसान हो जाएगा, 1999 में तो गई बीजेपी को सीट, तो कौन सा नुकसान हो गया? फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी क्या हुआ? बस सीमांचल वाले हैं, इलेक्शन जब आएगा सब कोई आएंगे, सब चेहरा को देखेंगे, भाई भतीजावाद जातिवाद पे वोट करेंगे और कुछ नहीं, जातिवाद पे वोट करेंगे बस। फिर आने, हाँ, फिर 5 साल इंतजार। अच्छा, एमआईएम पार्टी की तरफ से अख्तरुल ईमान जो तीसरा पोजीशन में था पिछला लोकसभा चुनाव में, इस बार वो भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो ऐसा लोगों का कहना भी है, जहां तक हम लोग सुनते भी हैं कि हो सकता है कि बाजी एमआईएम मार जाए, अख्तरुल ईमान मार जाए। इस बात में आपको कहां तक सच्चाई लगता है? सोच में पड़ गए? नहीं, सोच में नहीं पड़ गए, जादू कुछ कम हो रहा है। जादू कुछ कम हो रहा है, नहीं समझे मैंने आप सब समझ रहे हैं। अच्छा, एमआईएम की एक लहर थी धर्म के नाम पे, आज भाजपा धर्म के नाम पे 3 चीज वो जो है छोड़ दे, ठीक है, आज भाजपा 3 चीज छोड़ दे,
भाजपा कौन? अच्छा, एमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की पार्टी आप कह रहे हैं कि ये जातिवादी पार्टी, जातिवाद पार्टी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी तो हिंदूवादी पार्टी है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब हिंदू को, भाजपा को नहीं बदनाम कर रहे हैं आप, एमआईएम को टारगेट कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, भाजपा को भी कह रहा हूँ कि आज मुसलमान, नेहरू, ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जो कहना छोड़ दे, भाजपा खत्म। कहाँ विकास का मुद्दा है? कहाँ रोजगार का जो है मुद्दा है? रोजगार नहीं है आपको? कहाँ पे है? नहीं लग रहा है रोजगार? कहाँ पे है तो रोजगार दिख तो रहा है। कहाँ? मोदी जी का तो वो सभी वादा जो कर रहे हैं कि हमने पूरा कर दिया, 15-15 लाख दे दिया हमने, जो भी काला धन था वो सारा हमने लौटा दिया। अब आप गोदी मीडिया के दिखावे पे अगर आ रहे हैं तो मैं आपको क्या कहूँ, परसों दिन एक स्कूल में स्मार्ट क्लास चल रहा था, स्कूल कहाँ पे, जरा खुद ढूंढिए, ढूंढिए। स्कूल तो वो था नहीं, बनाया गया था उन मोदी जी के लिए स्पेशली। तो नौकरी भी बस बनी हुई नौकरी मिल रही है। आज भी शायद कुछ जो है पत्र बांटे गए हैं, कहीं पे मैं देख रहा था, आज मोदी जी का मतलब जो है बयान देख रहा था, तो हवा हवाई है। आज क्या हुआ, अग्निवीर 4 साल की नौकरी। हाँ, देश में महंगाई कैसा है? महंगाई कहाँ, महंगाई है? महंगाई नहीं है? कहाँ है महंगाई नहीं है, कहाँ महंगाई? देख लीजिए क्या कहेंगे, 120 रुपया 15 रुपया लीटर इनको तेल खरीदना पड़ता है, पेट्रोल, डीजल, गैस, सारी चीजों में महंगाई है, पर इनको महंगाई नजर ही नहीं आती है। ऐसे में हम मान जाए क्या कि, अच्छा चलिए हम आप पे आते हैं कि आपका जो वोट है, आपका पर्सनली वोट, आपका वोट का हकदार कौन है? 2024 में लोकसभा में आपका वोट का हकदार कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस। आ गई बात जड़ पे, क्यों कांग्रेस को देंगे आप? क्या अच्छा लगा? आपने खुद कहा कि जावेद को आपने देखा कहाँ है, तो कांग्रेस को फिर क्यों? देखिए, एक्चुअल जावेद साहब को नहीं वोट पड़ रहा है, ये जान लीजिए, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि ये आज आपका सीमांचल में 5 विधायक जीता एमआईएम से, क्या विधायक को वोट पड़ा था? अच्छा, विधायक को वोट पड़ा था? ओवैसी साहब को पड़ा था या आपको बिल्कुल खाने का? बिल्कुल, अच्छा, एक लहर थी, ठीक है। आज बहादुरगंज से तौसीफ जैसा आदमी कांग्रेस का, जो इंडिपेंडेंस, फर्स्ट बार वो जेल में रह के चुनाव जीते, कांग्रेस के पूर्व के मंत्री, राज्य मंत्री को उन्होंने हराया था इंडिपेंडेंस, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था सेकंड में, दूसरे बार में, जब 15 दिन में दोबारा जब इलेक्शन हुआ था, ठीक। तो अगर चेहरे पे वोट होती तो तौसीफ भाई जीतते। अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए आपका वोट का हकदार वो बन गया है क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, ऐसा नहीं, मैं शुरू से उसका समर्थक हूँ। आज आप ये जान लीजिए, आप ये जो माइक पकड़ के बैठे हुए हैं, आज जो मोबाइल चला रहे हैं, आज जो आप एलईडी टीवी देख रहे हैं, आज जिस रोड पे चल रहे हैं, किसकी देन है? जब अंग्रेज छोड़ के भारत को गया तो भारत में क्या था? एक सुई की भी कारखाना थी। आज जो कोई कह रहा 70 साल में किया क्या क्या क्या, तो बेच किस चीज को रहे हो? अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो तुम बेच किस चीज को रहे हो? भक्त जो कह रहे हैं 2014 के बाद ही हम पैदा हुए हैं। आज जिस ट्रेन में चल रहे हो किसने दिया तुम्हें? आज जिस जहाज में चल रहे हो किसने दिया तुम्हें? 2014 से पहले नहीं थी वो क्या? थी या नहीं थी? मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल। अब मुझे मोदी जी का गिनाइए कि 8 साल में क्या किया गया है शौचालय के अलावा? शौचालय कर दिए, काला धन को वापस ला दिए। कहाँ पे आया धन? कहाँ आया काला धन? आपके पास, आपके खाते में नहीं आया? आपको ब्यौरा मिला है क्या काला धन का? अच्छा, मिला आपको? चलिए कोई बात नहीं है, जानकारी रखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आपने अपना वोट का हकदार कांग्रेस को माना, और आपको देखकर ही ओवैसी साहब हैदराबाद से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मुस्लिम आबादी वहां पर ज्यादा है, मैं मुसलमान हूं, और कहीं ना कहीं आप पे वो हक जमा कर वो आता है चुनाव लड़ने के लिए। मैं ईमान वाला हूँ, ठीक है, और उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू हूँ। ओवैसी भी ईमान वाला है, ठीक है, ईमान वाला, तो क्यों नहीं वोट? मुसलमान कह के क्यों वोट मांगना है? हिंदुस्तान कह के वोट मांगना है ना? ऐसे कोई बात नहीं है, यूपी में बहुत सारे हिंदू कैंडिडेट को उन्होंने टिकट देकर चुनाव लड़ा है। हिंदू कह के वोट मांगेगी जय श्री राम पे, आप नारे तकबीर के ऊपर वोट मांगिएगा? विकास कहाँ गया? रोजगार कहाँ गया? पढ़ाई कहाँ गया? फिर तो आप एक दूसरे को पूरा किए ना। ओवैसी साहब राम के नाम पे मांगे वोट, आप नारे तकबीर के ऊपर मांगिए वोट। जय श्री राम के नारा तो लगवा रहे जबरदस्ती वो लोग, तो आप हिंदुस्तान के नाम पे मांगिए। को नहीं देख रहे आपको मांगना है तो हिंदुस्तान के नाम पे मांगी ना वोट, विकास के नाम पे मांगी ना वोट। मुसलमान के नाम पे क्यों मांग रहे हैं? सरकार में तो आपने उसको बैठाया ही नहीं है कभी। जहां उसका सिक्का चलता है ना, साहब जी सुन लीजिए, जहां उनका सिक्का चलता है ना, जाके देख लीजिए विकास वहां पर। वो मैं देखने नहीं गया हूँ। गुजरात मॉडल पे जो है ना, मोदी जी भी आए थे, ओरिजिनल गुजरात को जाके देखिए। आज भी हिंदुस्तान आज पूरे वर्ल्ड में मॉडल है, मगर क्या हिंदुस्तान में ये जान लेना अच्छे से। तो क्या लग रहा है आपको, ओवैसी साहब के 5 विधायक यहाँ से जीते और 4 भाग गए,
कमी कहाँ आपको नजर आई कि भाग गए लोग? देखिए वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि एकता में बल होती है। कहीं ना कहीं उन 4 विधायकों को ये लगा कि वो अपने बात को रख नहीं पा रहे थे, और नहीं रख पा रहे थे से मेरा तात्पर्य ये आप अच्छे से जान रहे हैं विधानसभा में क्या क्या हुआ, जान रहे हैं ना आप। बिल्कुल, हर बात को बताने की जरूरत नहीं, किया गया। हर बात को बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि यार हम तो कुछ कर नहीं पा रहे, कम से कम जिन्होंने हमको चुन के भेजा हम उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। फिर अब 6 महीना से क्या कर लिए? हाँ? आरजेडी में जाने के बाद क्या कर लिए? वही लड़ाई झगड़ा कर तो रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं सब पूरा सीमांचल, पूरा बिहार देख रहा है। सब्र रखिए, क्या क्या किया उन्होंने? सब्र रखिए। बच्चा पैदा होते हुए दौड़ने नहीं लगता है, बच्चा पैदा होने के बाद दौड़ने नहीं लगता, कुछ तो समय लगेगा।